गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमस्कार। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन दोज केसेज आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन होता है वो आपको कंपलसरी मेंशन करना था। वो सेक्शन था हमारा 139A जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में बात करता है। अब उसी का फर्दर सब सेक्शन था 5C जो जहाँ पे एक रूल बताया गया है, रूल 114B, जिसमें स्पेसिफाइड किया गया है नंबर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, और वो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो 18 ट्रांजैक्शन बताए गए थे। जिस केस में अगर आप इन ट्रांजैक्शन में इंटर करते हैं तो आपको कंपल्सरीली पैन अपना मेंशन करना था। बट वीडियो के एंड में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, मीन्स पैन नहीं है, तो आप एक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिसको कि फॉर्म 60 बोलते हैं। उस फॉर्म को सबमिट करके आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर आपको फर्दर आगे कुछ भी नहीं करना है। आज जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि प्रीवियस वीडियो में कि हम आपको अगले वीडियो में फॉर्म 60 के बारे में बताएंगे कि ये फॉर्म 60 बेसिकली होता क्या है। तो आज हम उसी फॉर्म 60 के रिगार्डिंग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्म 60 बेसिकली है क्या चीज़, पहले हम इस बात को समझते हैं। फॉर्म 60 ये बात बोलता है कि अगर आप उन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में इंटर करते हैं और आपके पास एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन यू डोंट हैव पैन, देन बाय सबमिटिंग फॉर्म 60 यू कैन इंटर इन द ट्रांजैक्शन एंड कंप्लीट इट। अब वो जो ट्रांजैक्शंस है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 139A वो पैन के बारे में बताता है। 139A का सब सेक्शन है 5 क्लॉज C जो कि ट्रांजैक्शंस को बताता है। और वो ट्रांजैक्शंस कहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं, रूल 114B में। और वो टोटल ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, 18 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जिस केस में आपको अपना पैन देना मैंडेटरी था। और अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 दे के अपना काम चला सकते हैं। अब फॉर्म 60 है क्या चीज़? फॉर्म 60 एक तरह का डिक्लेरेशन है। इट इज़ नथिंग बट इज ए डिक्लेरेशन जो कि सबमिट किया जाएगा इंडिविजुअल और एनी पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपनी और फर्म सबमिट नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई भी पर्सन जो स्पेसिफाइड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये फॉर्म 60 सबमिट कर सकते हैं वाइल इंटरिंग इन द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन इज मेंशन अंडर रूल 114B। ठीक है, और जिनके पास पैन नहीं है एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन। अब ये फॉर्म 60 जैसा कि हमने डिस्कस किया ये एक डिक्लेरेशन है। अब फॉर्म 60 के कंटेंट्स क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फॉर्म 60 का जो कंटेंट है, पहला पॉइंट आता है नेम, जो जनरल होता है किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं। नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आता है आपका, उसके बाद आपका फादर्स नेम आ जाता है, उसके बाद एड्रेस आ जाता है। इसके बाद आपका आता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन यू आर इंटरिंग। वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको बताना पड़ता है कि भाई टोटल अमाउंट कितना है जिसके अगेंस्ट में आप ये सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद ये आता है कि अगर आप ज्वाइंट नेम से जो है ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन वो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर उसके बाद आपको आधार नंबर अपना मेंशन करना होता है अगर आपके पास आधार नंबर है।
अगला जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने पैन नंबर तो आपके पास नहीं है पैन, बट आपने पैन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये मेंशन करना होता है, ठीक है। और अगर पैन अप्लाई नहीं किया है आपने, तो आपको अपने इनकम के बारे में बताना पड़ता है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम क्या है। अब एस्टिमेटेड टोटल इनकम में जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन 64 बोलता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में हम क्या करते हैं कि क्लब करते हैं इनकम को। अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है, उसका कोई इनकम है जो कि इस डिफिनीशन में आता है, कि आपकी स्पाउस है, उनका कोई इनकम है जो उस डिफिनीशन में आता है, तो हम क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं, क्लबिंग विद द इनकम ऑफ द एसएससी। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम की बात कर रहा है, उसमें 64 को भी इंसर्ट किया गया है, इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ द माइनर और स्पाउस और एनी अदर पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64। तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इस डिक्लेरेशन फॉर्म में। और इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, एक एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एक्टिविटी। तो ये दो पार्ट में आपको वहाँ पे इनकम दिखाना है अपना। और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का डिटेल देना है, क्योंकि ये जो फॉर्म 60 है ये एक डिक्लेरेशन है, इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाता है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, आईडी और एड्रेस प्रूफ। तो आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों का डिटेल देना होता है। और क्या देना होता है कि आईडी टाइप क्या है आपका, डॉक्यूमेंट आईडी का नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है, और डॉक्यूमेंट का कोड क्या है। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है वाइल फर्निशिंग फॉर्म 60 एज ए डिक्लेरेशन। ओके, अब इसमें एक चीज़ आता है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट है कि भाई जो कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रू एंड करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें प्रोविज़न ये भी है कि अगर आप फॉल्स डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और पेनलाइज भी किया जा सकता है। और ये सेक्शन 277 है जहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अब उसमें ये कहा गया कि अगर आपका इवीजन ऑफ टैक्स है वो 25 लाख से ऊपर का है, तो मैक्सिमम जो आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है वो 6 महीने से 7 ईयर्स का हो सकता है विथ फाइन। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी डिक्लेरेशन में दे सकता है, उसका भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर आप गलत ढंग से गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, अप टू 25 लाख और मोर देन 25 लाख। अगर इवीजन ऑफ टैक्स बाय फर्निशिंग द डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 इज मोर देन 25 लाख, देन यू कैन बी इम्प्रीजन्ड, रिगरस इम्प्रीजनमेंट। ये भी रिगरस इम्प्रीजनमेंट है अप टू 7 ईयर्स और मिनिमम है 6 मंथ। और अगर इवीजन ऑफ टैक्स बिलो 25 लाख है तो मिनिमम इम्प्रीजनमेंट जो है वो 3 मंथ का हो सकता है और मैक्सिमम 2 ईयर्स का हो सकता है। ये भी रिगरस इम्प्रीजनमेंट है और विथ फाइन। फाइन को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का इफेक्ट है कि आपको क्या होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम कि अच्छा, अब इसमें एक प्रोविज़न ये भी दिया है कि क्योंकि ये जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे ये आप अपने अथॉरिटी को करेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे। तो असेसिंग ऑफिसर को जब आप ये सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ये भी इस फॉर्म में ये भी बताया गया है कि असेसिंग ऑफिसर आपके फॉर्म को के सबमिशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपका जो अदर एस्टिमेटेड इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, वो टोटल अमाउंट जो है आपका वो बेलो टैक्सेबल इनकम है।
मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स होता है, उससे बेलो है। और अगर आज के संदर्भ में हम बात करें कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स अगर है, क्या है वो, तो वो है कि अप टू 5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो 5 लाख रुपए तक का वो चार्जेबल नहीं है। बट अगर आपका 5 लाख से ऊपर है इनकम तो वो चार्जेबल हो जाता है। ठीक है, तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक का इनकम जो है वो अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। तो आपको समझ में आ गया कि इस जो आपकी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी आपको एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है अगर आपका जो अदर एस्टिमेटेड टोटल इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम वो 5 लाख रुपए आज के संदर्भ में 5 लाख रुपए से ऊपर आप वहाँ पे मेंशन करके दिखाते हैं। ठीक है, अनलेस, अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है आगे, अनलेस, क्योंकि जो कॉलम है हमारा जो फॉर्म है उसमें एक कॉलम है, वो कॉलम ये बोलता है कि पैन नंबर पैन आपने अप्लाई कर दिया है अगर, तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन और उसका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मेंशन करना होता है। यह एक्नॉलेजमेंट की कॉपी इस फॉर्म के साथ मेंशन अटैच करना होता है। तो अगर जो है आपने पैन अप्लाई कर दिया है फिर तो ये फॉर्म ले लेगा, इवन दो योर अदर एस्टिमेटेड इनकम इज मोर देन इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बट अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको पहले अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉर्म आपका नहीं लेगा वो। और आगे इसी फॉर्म में बताया गया कि भाई प्रूफ ऑफ आईडी क्या होगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होगा, जो जनरल होते हैं हम लोगों के डे टू डे रूटीन में यूज होते हैं। वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो है बैंक पासबुक हो गया, ये सारे आईडी प्रूफ में यूज होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, और एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल बिल एंड अदर मेंशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारा आप जो है आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं वाइल फर्निशिंग फॉर्म 16। ओके सर, तो मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करी है कि फॉर्म 60 बेसिकली क्या चीज़ होता है और कब इसका यूज़ किया जाता है, और अगर इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नमस्कार, बहुत जल्दी हम अगले वीडियो के साथ आपसे दोबारा जो है मिलते हैं। धन्यवाद।